के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे स्वामी का पत्र गैरसैंण में सत्र। उत्तराखंड की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सरकार ने तैयारी पूरी करने का दावा किया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। सरकार के पास सत्र चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने हाल ही में विधानसभा के 228 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। ऐसे में सत्र सरकार कैसे चलाएगी, इस पर संशय है। वहीं विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को भाजपा के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार कैसे बिना कर्मचारियों के गैरसैंण में बजट सत्र चला पाएगी। क्या स्वामी का साथ मिलने के बाद अब बर्खास्त कर्मचारियों को सरकार पुनः नियुक्ति देगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। धामी के बजट सत्र से पहले ही राज्य में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल समेत विभिन्न मुद्दों को कांग्रेस सदन में उठाएगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत गैरसैंण में सत्र कराने को विपक्ष का दबाव बताते हुए सरकार के इस फैसले से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कह रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेदपोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेदपोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्र कभी भी चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बिजनेस कमेटी जो होती है उसमें बुलाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष से भी उसके सम्मानित सदस्य होते हैं। अगर कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा काम है या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं तो उन्होंने अपने एलओपी साहब को बोलना चाहिए कि भाई आप जब बैठते हैं तो आप सरकार के सामने विषय रखें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं, उनको उस विषय को वहाँ पर रखना चाहिए। वो प्रेस में देखे क्या हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात की, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और उसकी कोई कहीं दूर तक दिक्कत नहीं है। गैरसैंण की चिंता नहीं है। अब उनको बार बार अपोजिशन का जोर पड़ रहा था कि तुमने राजधानी घोषित कर दी ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी तक तुम वहां जा नहीं रहो, ग्रीष्मकाल में तो कर नहीं रहो, जाड़ों में करते हो, जाड़ों में तुम्हें ठंड लग जाती है। तो इस वजह से उन्होंने किया है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 दिन कितने, 13 से 18 तक के 4-5 दिन के लिए आप वहाँ कर रहे हैं, 5 दिन के लिए आप करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब या तो राजधानी वहीं करो या तो या बोल दो हम वहाँ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण में धामी सरकार का पहला बजट सत्र है। अब राज्य सरकार ने तो सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला लिया है, लेकिन विधानसभा के सामने कर्मचारियों का टोटा खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नियम विरुद्ध विधानसभा में नियुक्ति के आरोप में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर रितु खंडूरी को पत्र लिखा।
इसमें उन्होंने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर 228 कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े आदमी हैं और कानून के ज्ञाता हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं। तो मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस जो उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सही और गलत की बात की है कि जब प्रक्रिया एक है तो एक ही राज्य में ये मतभेद कैसा, ये भेदभाव कैसा कर्मचारियों के साथ, तो उन्होंने बहुत सही बात की और वो इस चीज़ को ज्ञान रखते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि सीएम साहब भी इस पर बहुत जल्दी अपना निर्णय दिखाएंगे और मैडम भी जरूर इस बात को समझेंगी और मैडम भी हमारे साथ न्याय करेंगी। हमें उम्मीद है इस बात की कि वो जरूर न्याय हमारे साथ करेंगी। मार्च का सत्र होने वाला है, जिसमें पूरा बजट, हमारे पूरे प्रदेश का बजट जाएगा, जिसमें विकास की एक नींव रखी जाएगी, विकास का खाका खींचा जाएगा। उसके लिए बजट सत्र को एक आपातकालीन स्थिति बनाएगी, जिसके मद्देनजर हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पावर का, इसीलिए संविधान ने उनको पावर भी दी है, उस पावर का यूज करते हुए भर्तियां करी गई। भर्तियां करने के बाद एक कालखंड में नहीं हुआ, वो हर कालखंड में ने अपने पावर का यूज करा और उस नियुक्तियों करा। अब सेम आपातकालीन की स्थिति अब आ खड़ी हुई है, अंदर एक कर्मचारी नहीं है। पिछले अनुपूरक बजट ये लाए थे जो 5 दिन का रखा गया था, वो 2 दिन में सिमट रहा है। अब समझिए आपकी बजट सत्र है, एक आपातकालीन स्थिति, एक वैधानिक संकट खड़ा हो चुका है कि ये सत्र कैसे करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधानसभा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार गैरसैंण में सत्र कराने जा रही है, दूसरी ओर विधानसभा में कर्मचारियों का टोटा। ऐसे में देखने को होगा कि आखिर गैरसैंण में होने जा रहा सत्र सरकार कैसे कराती है। क्या सरकार इस सत्र को भी आनन फानन में स्थगित करा देगी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिलने से कर्मचारियों की पुनः। बता दें कि उत्तराखंड सरकार जो है गैरसैंण में बजट सत्र जो है 13 से 18 मार्च को आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि सत्र जो है ऐतिहासिक होगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सत्र का जो समय है वह कम है, जिसको लेकर साथ ही 228 बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर भी विपक्ष ने यहां पर सवाल खड़ा किया है कि बिना कर्मचारियों के गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र कैसे आयोजित किया जाएगा। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ेगा, लेकिन अभी हमारे साथ मनीष भगत जो कि बर्खास्त कर्मचारी हैं विधानसभा से, वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुनीता प्रकाश जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ विपिन खन्ना भी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जो कि वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के जंगल में। सुनीता प्रकाश जी, 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार आयोजित करने जा रही है। सरकार कह रही है कि यह बजट ऐतिहासिक होगा, यह सत्र ऐतिहासिक होगा। क्या आप सहमत हैं सरकार के इस बयान को लेकर कि ऐतिहासिक होगा? ये सवाल मुझसे है क्या? सुनीता प्रकाश जी, जी बिल्कुल आपसे। हाँ जी देखिए, ये सत्र जो आप सरकार सत्र करने जा रही है गैरसैंण में, पहले तो ये अपना ये निर्णय ये साफ करें कि ये स्थायी। आपकी आवाज बहुत मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, बहुत इको हो रहा है, आपकी आवाज नहीं ठीक से पहुंच पा रही है। सुनीता जी, हेलो सुनीता जी, आपको, हाँ जी, आपकी आवाज यहाँ प्रॉपर आ रही है कि क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। और सुनीता जी, अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है वह कम कर दीजिए, शायद इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। ओके जी हाँ जी, बोलिए। सुनीता जी, सरकार कह रही है कि गैरसैंण में जो 13 से 18 मार्च के बीच में बजट सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, वह ऐतिहासिक होगा। वहीं आपने इस बजट सत्र को लेकर कई सवाल या निशान खड़े किए हैं। समय सीमा कम बताई है, कर्मचारी नहीं है, कैसे सत्र चलेगा, तमाम सवाल आपने खड़े किए हैं। तो क्या आपको संशय है कि यह जो सत्र है ऐतिहासिक नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये जो सत्र है ये खाना पूर्ति है सरकार की तरफ से। आप बताइए ना, कर्मचारी हैं, आपने जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है और तब से अब तक ये दूसरा सत्र आप कर रहे हैं वहां पर। दूसरी बात ना, वहां पे आपके कोई मंत्री बैठते हैं, ना मुख्यमंत्री बैठते हैं, ना आपने वहां कर्मचारियों को भेजा है। आप किस तरह का सत्र करा रहे हैं? आप क्यों ही छलावा कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता के साथ में? क्यों नहीं आप इसको जो है अवधि इतनी कम है। देखिए आज जो है बेरोजगार सड़कों पे है,
आपने देखा है कि पिछले पिछले समय में कितना बच्चों के अंदर कितना आक्रोश था, कितना उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई पुलिस की तरफ से, और उसके बाद में जो है आप इन मुद्दों से क्यों बच रहे हैं? कम से कम अवधि तो बढ़ानी चाहिए ताकि जो है विपक्ष को अपने क्वेश्चनों का करने का मौका मिले और सरकार को उसके ऊपर अपना जवाब देने का मौका मिले। ये हर बार सत्र होता है और सिर्फ खानापूर्ति करके आप इसको बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो है मैं बहुत निंदा करती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस तरह से जो है आप जो है जनता के पैसे के साथ में और जनता के साथ में खिलवाड़ करना बंद करें। आप जो है पहले तो राजधानी का आप जो मुद्दा है वो आप सुनिश्चित कीजिए ना कि आपने जो है ये कब आप इस गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस सरकार ने सब कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, सारी सुविधाएं दी हैं, सिर्फ आपने वहां पे उसका सिर्फ जो है वोटों के हिसाब से अपने राजनीतिकरण आपने किया है सिर्फ गैरसैंण को लेकर के। आपका जो ये मुद्दा था गैरसैंण को राजधानी बनाने का ग्रीष्मकालीन, सिर्फ आपने जो है अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए सिर्फ यह एक आपने जो है सारी पूरी उत्तराखंड की जनता के साथ छलवा किया। उसके बाद से जनता जिस तरह से बच जा रही है, कभी कोरोना के नाम पे बच रही है, कभी आप देख लीजिए जिनके पास बहाने ही बहाने हैं सत्र को दूर करने, सत्र को जल्दी ना करने के, इनके पास ढेरों सारे जो है इनके ढेर सारे इनके पास बहाने हैं, जो कि इनको सोचना चाहिए कि आप जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने हैं, और अगर इस तरह से चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे आप जो है हमारी जनता को न्याय दे पाएंगे? कैसे विपक्ष अपनी बातों को रख पाएगा? मेरे ख्याल से सरकार को अवधि बढ़ानी चाहिए। और सबसे पहले तो आप देखिए कि सारे कर्मचारी तो बाहर हैं, फिर आप ये सत्र किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि सरकार डर रही है क्या? आपको सुनीता प्रकाश जी, आपको लग रहा है कि सरकार डर रही है, ऐसी है तो गैरसैंण में सत्र नहीं कराती है तो उसकी समय सीमा कम कर दी जाती है? जी बिल्कुल सरकार डरी हुई है और ये जनता के मुद्दों से भाग रही है, जो कि बहुत गलत है। डर की वजह क्या है सुनीता जी? 2017 में आपके मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में सत्र कराया था, कुर्सी जा चुकी थी उनकी, तो क्या डर यही बीजेपी को सता रहा है और आप यही चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि सत्र जो है ढंग से छलावा ना करके और ना ही जो है राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए। आप जनता के मुद्दों को लेकर के, ताकि जनता के वहां पे जो असुविधाएं जनता को हो रही है, जो विपक्ष उनके मुद्दे उठाने वाला है, जैसे बेरोजगारों का मुद्दा, इस समय सीबीआई जांच के लिए सीबीआई जांच मांग रहा है बेरोजगार। और बेरोजगार क्या, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का है कि हर एक नागरिक चाहेगा कि इन जो परीक्षा घोटालों में जो है सीबीआई जांच हो। उस मुद्दे से भाग रही है सरकार, जो कि बहुत गलत है। मेरे ख्याल से अब जो है सरकार को अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि देखिए गैरसैंण के साथ मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार जाने का एक कारण गैरसैंण की राजधानी को ना बनाना शायद था। इसीलिए अभी इन्होंने जो है सिर्फ वोट पाने के लिए, सत्ता काबिज करने के लिए जो खिलवाड़ और मतलब जनता के साथ में जो छलावा किया है वो अब नहीं चलेगा। आपकी सरकार तो कर नहीं पाई है, अब दूसरी सरकार उस पर अब सवाल के निशान खड़े करते हैं। सरकार, जनता ने आपको मौका दिया था, अब आपने क्यों नहीं घोषित कर दिया और राजधानी बना दी? जी सर, मैं आपसे ये बात मैंने अभी कही है कि शायद हमारे जाने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने राजधानी का जो निर्णय नहीं ले पाए थे, इसीलिए। तो आप बीजेपी की कब से हितैषी हो गई? बीजेपी की हितैषी कब से हो गई कि आप गैरसैंण में सत्र आयोजित कराइए, जैसे हम चले गए कहीं ऐसे आप न चले जाएंगे? आप ये कहना चाह रही हैं? मैं हितैषी नहीं हूँ, इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने बनाई है ना सर। ये एक तो इनके इतना ज्यादा इनके मतलब कि जब पूरी बहुमत की सरकार होने के बाद भी ये इतना दम नहीं जुटा पा रहे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना सके, और ऊपर से सत्र से भाग रहे हैं। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? आप विपक्ष के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? सेमवाल जी, जवाब देना पड़ेगा जी। शिव प्रसाद सेमवाल जी, यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सेमवाल जी, क्या लगता है गैरसैंण में 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र होने जा रहा है, कांग्रेस को ऐतराज है और बीजेपी सरकार कह रही है कि जो सत्र है यह ऐतिहासिक होगा। आपकी क्या राय को लेकर? क्या यह बजट सत्र वास्तव में ऐतिहासिक होगा या फिर विपक्ष के हंगामे की बलि चढ़ेगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं होते हैं और कई बार विपक्ष भी जो है मैच फिक्सिंग करके रखता है कि मुद्दों पे चर्चा होनी नहीं है। ये लोग पहले से ही तय करके रखते हैं कि भाई जिस तरीके से सत्र को किस तरीके से गैरसैंण में जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। विपक्ष में कई नेताओं को ठंड लगती है, कई लोग गैरसैंण जाना नहीं चाहते, ऑफिसर्स गैरसैंण जाना नहीं चाहते। भाई हम लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि चाहे किसी भी बहाने हो,
चाहे बजट सत्र के बहाने हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी के बहाने हो, किसी भी बहाने से हो, आप हमारे जो पहाड़ हैं उनका रुख कीजिए। जब ब्यूरोक्रेसी वहां जाएगी, सरकार वहां जाएगी, तो कम से कम आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जब किसी क्षेत्र के दौरे में होते तो भले ही वहां कोई रोड पे 2 साल से डामर नहीं पड़ा हो, गड्ढे वड्ढे हों, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने भर से जो है सड़कें कम से कम ठीक हो जाती है। तो भले ही वो मुख्यमंत्री के लिए हुई हो ठीक सड़कें, लेकिन उनका फायदा आम जनता को भी कहीं ना कहीं से होता है। और किसी ना किसी बहाने से भी, चाहे सत्र के बहाने से हो, चाहे अधिकारियों के सरकार जनता के द्वार के बहाने से हो, किसी भी बहाने से हो, अगर पहाड़ों की ओर सरकार का रुख होता है तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत है जनता के लिए, और कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष की ये भूमिका जरूर बनती है कि जो बिजनेस है, पहले तो सरकार को भी पर्याप्त समय होना चाहिए कि बिजनेस पूरी तरीके से हो। अब आप लगा लीजिए कि पिछली बार सत्र क्या था कि सोमवार तक था और बीच में शनिवार और इतवार पड़ रहा था। तो विपक्ष ने और पक्ष ने, जितने भी सत्ता में वहां पे विधानसभा के अंदर बैठे थे विधायक, उन सब ने आपस में तय किया और शुक्रवार को ही सत्र खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब दोनों की सांठ-गांठ की रजामंदी थी, इसलिए जो ताकि शनिवार और इतवार की, शनिवार चलिए होनी है तो सोमवार को क्यों, तो इस तरीके से ना हो गैरसैंण में भी कि जल्दी से जल्दी वापस आने के चक्कर में ये जवाब लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से जवाब लेंगे। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, यहाँ पर गैरसैंण सत्र होने जा रहा है, कांग्रेस सवाल ये निशान खड़े कर रही है और सत्ताधारी पार्टी सरकार कह रही है कि यह जो बजट सत्र है यह ऐतिहासिक होगा। आपको क्या लगता है कि समय सीमा में जो कम जो समय रखा गया है, क्या सरकार जो है सवालों से बचने के लिए कम समय सीमा की गई है? यहां पर अगर बात की जाए, यूकेडी के प्रवक्ता ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है, सदन में बैठकर चर्चा होती है कि बजट सत्र को कितना कम किया जाए। आप सेमवाल जी की बात से सहमत हैं क्या? विपिन खन्ना जी, सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विपिन खन्ना जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम होता है वो ऐतिहासिक होता है। चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में हो, जो वीआईपी का नाम नहीं आ रहा है वो भी ऐतिहासिक है, और जितने प्रकरण हुए सब ऐतिहासिक है, और यह सत्र भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। और जो पुराना सत्र था वो भी ऐतिहासिक था, जो 5 दिन कहने के बाद 2 दिन में खत्म कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने गैरसैंण को लेकर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण में सत्र करने जा रही है और बहुत अल्पकाल के लिए करने जा रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने और नई सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार उत्तराखंड में कोई ना कोई बड़ा मुद्दा बिल्कुल सड़कों पर है। चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो विधानसभा भर्ती को लेकर हो, चाहे वो हल्द्वानी को लेकर हो, चाहे वो आपका जोशीमठ को लेकर हो। सरकार के पास इन सब विषयों में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार हर विषय पर फेल साबित हुई है। आज जिस प्रकार से लाठीचार्ज युवाओं के ऊपर हुआ, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम विपक्ष लगातार बोल रहा है, उसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जो ये अल्पकाल के लिए सत्र आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो 5 दिन तो इन्होंने पहले ही कर दिया है, हो सकता है 1 या 2 दिन में ही ना समाप्त हो जाए, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार देना नहीं चाहती है। विपिन जी, मुझे बताइए, आपने पहली लाइन में कहा है कि बीजेपी और जो कांग्रेस यानी सरकार जो है और जो विपक्ष है वो दोनों मिली हुई है, इसलिए सत्र कम किया जाता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वह विपक्ष के सवालों के जवाब से डरती है, बचना चाहती है, इससे सत्र को कम किया गया है। तो बातें दो तो हो नहीं सकती हैं। अगर मिली है तो विपक्ष को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। बात करी है ना कांग्रेस के पक्ष में बात करी है जी, क्योंकि मैं इस कारण से इस बात को कह रहा हूं कि जो सत्र देहरादून में आयोजित हुआ था वो भी 5 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया। हाँ। अब इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या भूमिका है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा इसकी क्या भूमिका है। लेकिन जो रुख ये लोग पहाड़ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चलिए बात करेंगे विपिन जी, आगे बात करते रहेंगे। तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं स्वामी का पत्र और गैरसैंण सत्र। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद यह जो चर्चा है लगातार जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं स्वामी का पत्र गैरसैंण में सत्र। बता दें कि 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष जो है सवाल या निशान खड़े कर रहा है कि इतने कम समय में कैसे आखिर यह सत्र संपन्न होगा। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है चर्चा करने के लिए और सीधा रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का। जपेंद्र जी, यहां पर तमाम सवाल के निशान जो है विपक्ष ने लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, यूकेडी पार्टी ने लगाए हैं। इतने कम समय में और वह भी बिना कर्मचारियों के आप ऐतिहासिक सत्र कैसे आयोजित कर लेंगे? देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है और विपक्ष अगर सरकार के अच्छे निर्णय और अच्छे कामों सराहना करने लग जाएगा तो फिर राजनीति में एक सार्थकता आ जाएगी और जो एक हेल्दी पॉलिटिक्स है निश्चित तौर पर उसका जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब हम राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं, चाहे हम पक्ष में हो या हम विपक्ष में हो, हम ये भूल जाते हैं कि जब सरकार अच्छा काम करती है, जनता के पूरक निर्णय लिए जाते हैं, विकास के पथ पे सरकार प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही हो, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे सुझाव भी देने चाहिए। सिर्फ आलोचनाओं से राजनीति नहीं होती है। ठीक है, आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना उस सीमा तक ही अच्छी है जिससे प्रदेश का अहित ना हो। आज गैरसैंण को लेकर सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन सत्र से कहीं आगे बढ़ के सरकार की जो योजना है भविष्य में पर्वतीय क्षेत्र में गैरसैंण पर्वतीय आत्मा है, तो उस आत्मीयता के साथ तो उस मुद्दे के हल के लिए और उसके क्षेत्र के पूर्ण विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। सरकार और संगठन निरंतर जो है पर्वतीय जनपदों के पूर्ण से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है कि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वहां से पलायन रुके, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अगले वर्ष तक कर्णप्रयाग तक रेल चली जाएगी, एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उस सपने को भी भारतीय जनता पार्टी सच कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस सपने को भी सच कर रहे हैं। और अगला सपना जो है कि गैरसैंण हो गया या और हमारा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का क्षेत्र हो गया, उसे सबको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ के, रेल ट्रैक से जोड़ के आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि आने वाले 10 वर्षों में हमारी पर्वतीय जनपदों की स्थिति कैसी होगी और वहां विकास के किस तरह से नए आयाम कायम किए जाने हैं। सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन हो। जपेंद्र जी, लेकिन सवाल यह है जपेंद्र जी, लेकिन सवाल यह है कि ना दूल्हा है ना घोड़ी है और बारात तैयार है, ना आपके पास कर्मचारी हैं और ना ही समय सीमा है। ऐसा कहना मेरा नहीं, कांग्रेस का कहना है। इतने फिर ऐतिहासिक कैसे हो जाएगा? पहले आप दूल्हा तैयार कीजिए, घोड़ी तैयार कीजिए, तब तो ऐतिहासिक होगी बारात। देखिए, जिसके घर में शादी होती है ना तो तैयारी उसकी होती है। अगर आप ये उनकी नजर से है, वो अपने नजरिए से, अपनी नजर से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन अपने नजरिए से काम कर रही है। जब सत्र की समाप्ति हो जाएगी तो आप देखिएगा कि कितनी कामयाबी के साथ ये सत्र पूर्ण हुआ और वो जो जिन योजनाओं और जिन चीजों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, अगर आपको लगे कि सराहना करनी चाहिए, पर्वतीय जनपदों की कायाकल्प करने की दिशा में अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप सराहना कर दीजिएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप बिना आलोचना के भी आलोचना करना चाहेंगे तो हम शहर से स्वीकार करेंगे। इसलिए स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है और वो अपना काम करती है। आपके ही पूर्व मंत्री ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को कि जो बर्खास्त कर्मचारी हैं विधानसभा के, उनकी नियुक्ति की जाए। वह पत्र कितना कारगर होगा आपके लिए? देखिए, दो चीजें हैं। जब कोई घटनाक्रम होता है या कोई राजनीतिक निर्णय होते हैं तो उस पे कई आयामों के ऊपर कई तरह के निर्णय लिए जाते हैं। वहां सरकार की भी ये मंशा रहती है कि नाहक ही किसी का नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन जो त्रुटियां हुई हैं वो त्रुटियां भविष्य में ना हो, उन त्रुटियों को सुधारा जाए। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पूरा देश देख रहा है कि उत्तराखंड में किस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही, क्या हम प्रत्येक उत्तराखंड वासी ये नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमारी सरकार एक साफ सुथरी कार्य प्रणाली के तहत एक साफ सुथरा माहौल बनाए? जपेंद्र जी, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दिख रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष से बर्खास्त कर्मचारी मनीष जो भगत हैं वह भी जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मनीष जी,
13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। 228 कर्मचारी बर्खास्त है, जिसमें एक आप भी हैं। क्या लगता है कि सरकार जो है यह बजट सत्र जो गैरसैंण में होने जा रहा है, क्या आयोजित कर पाएगी, सही से कर पाएगी, बिना आप लोगों के, बिना कर्मचारियों के? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुनः एक बार हमें मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का। मेरा ये कहना है कि क्योंकि हम लोग विधानसभा में 7 साल तक हमने बड़ी समर्पित और निष्ठापूर्ण अपनी सेवाएं वहां पे दी हैं और 228 कर्मचारी आज सड़क पर हैं। कहीं ना कहीं जब ये सत्र होगा, क्योंकि हमने बहुत करीब से सत्रों को देहरादून विधानसभा में भी संचालित होते हुए देखा है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो गैरसैंण विधानसभा है वहां पर भी हम लोग यहाँ से जाके हमने सत्र संचालित किए हैं, उसमें हमारी सहभागिता और भूमिका रही है। तो मैं समझता हूं कि जब 228 कर्मचारी आज सड़क पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं सत्र संचालन करने में दिक्कतें देहरादून में भी आई थी। इससे पहले जब अनुपूरक बजट लेकर सरकार आई थी देहरादून में, 5 दिन का सत्र तय हुआ था, लेकिन वो 2 दिन में ही समाप्त करना पड़ा। और अब जो बजट सत्र गैरसैंण में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहाड़ में अलग तरीके की चुनौतियां हैं, देहरादून में क्योंकि सब कुछ यही है, यहाँ ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, सत्र संचालित होता है और जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, वो सत्र के बाद अपने अपने आवास को यहाँ से रोज जाते हैं और रोज आते हैं। लेकिन गैरसैंण में सब व्यवस्थाएं हमें उस कैंपस में ही करनी होती हैं, जो कैंपस हमारा भराड़ीसैंण में बना हुआ है। वहाँ पर जो लाइजनिंग जो ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग विभागों के, वो लोग वहाँ पे मनीष जी, उनके मनीष जी, कुल मिलाकर यह है कि दिक्कत जरूर आएगी जी, दिक्कत आएगी। लेकिन ये बताइए, इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, अगर बात किया सुब्रमण्यम स्वामी का पत्र आप लोगों के पक्ष में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया है, उस पत्र से आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? मनीष जी से एक सवाल करना चाहेंगे। जी जपेंद्र जी। मनीष जी से जी मनीष जी, ठीक है कि हम उन परेशानियों को समझते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं और आप ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि जो कुछ हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां त्रुटियां हुई हैं, जो गलत रास्ता अख्तियार करके या गलत तरीके से भर्ती हुए हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं, एक उत्तराखंडी होने के नाते क्या आप नहीं चाहते कि इस तरह से भविष्य में इस तरह के काम ना हो और उत्तराखंड हमारा भ्रष्टाचार मुक्त बने और राज्य के अंदर कम से कम हम उत्तराखंड वासियों की जो आज से पूर्व में उत्तर प्रदेश के समय में जो छवि होती थी देश की, कि उत्तराखंड का आदमी निहायत ईमानदार और सीधा होता है, तो क्या हम उस छवि की तरफ वापस जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि ये भविष्य में त्रुटियां ना हो और हम उस छवि को अपनी दोबारा से? जी मनीष जी, जवाब दे दीजिए, कम शब्दों में जवाब दे दीजिए मनीष जी। बिल्कुल सर, हम सब चाहते हैं, हम लोग उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं, हम लोग यहीं के पहाड़ों में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े और जो कोई भी गलतियां हुई हैं भविष्य में उनको ठीक करके आगे हम कैसे व्यवस्थाएं ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनकी सजा हमको ना दी जाए। हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग बेरोजगार थे, हमें एक निश्चित तौर पर रोजगार का अवसर मिला, तो हम ये चाहते हैं कि वो गलतियां ठीक हों। जिस तरीके से 2001 से 2015 के बीच के कार्मिक हमारी ही तरह नियुक्त हुए कार्मिक आज विधानसभा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर्मचारी हैं, सिमिलरली अपॉइंटेड हैं, सिमिलरली सिचुएटेड हैं, तो हमें भी एक अवसर हमें मिले और आगे के लिए जो अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं उनको निश्चित तौर बनाएं, तो इसका तो बहुत ही स्वागत है। मनीष जी, निश्चित तौर पर आपकी पीड़ा को कपिल जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विपिन जी, जपेंद्र जी, आप लोगों को समय मिलेगा। पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं मनोज ध्यानी जी, उनका रुख करेंगे। मनोज ध्यानी जी, गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है 13 से 18 मार्च के बीच में, क्या लगता है कि ये जो सत्र है सफलतापूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक चल पाएगा, या विपक्ष के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर पे अभी जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो मुद्दा हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष तैयार बैठा है, तो क्या सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा या फिर बात किया तो हंगामे की बलि चढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे तो ये डिस्कशन जो सरकार ने निर्णय लिया है इसकी पीठ थपथपाई जाए, मुझे मूर्खता लगती। कारण जी कि उत्तराखंड की जनता की उत्तराखंड आंदोलन में जो डिमांड थी वो ये थी कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बने, और सरकार ने आज तक स्थायी राजधानी के प्रश्न पर कभी कोई निर्णय लिया ही नहीं, किसी भी सरकार, इस सरकार की बात नहीं, किसी भी सरकार।
विपक्ष ने कभी बहुत जिम्मेदारी से इस आवाज को नहीं उठाया। और लेकिन लोकतंत्र में एक बात आती है जी कि लोकतंत्र में जो जवाब आता है वो जनता के बीच से पैदा होते हैं और अपने आप उन सवालों के उत्तर पैदा होने, सवाल भी पैदा होते हैं और उत्तर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी बेरोजगारों ने जब आंदोलन 2016 से चीखते चिल्लाते रहे कि प्रत्येक भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नकल चल रही है, पैसा चल रहा है, सबके कानों पे बिल्कुल रुई पड़ी हुई थी और कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और उसकी परिणति ये हुई कि धीमे धीमे जो आंदोलन का रूप रहा, कभी युवाओं ने यूपीएससी से घेरा, कभी टंकियों में चढ़े, कभी उन्होंने जाम लगाया और तब जाकर भर्तियों के जब घोटाले खुलने लगे तो आज आलम यह है कि 80 से अधिक लोग जेलों, 80 के आसपास लोग जेलों के अंदर चले गए। और मैं आपको बताऊं कि इन सब के साक्ष्य अगर किसी के द्वारा दिए गए तो युवाओं के द्वारा दिए। किसी सरकार की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या उसने बहुत ताकत से काम किया होगा, ऐसा नहीं हुआ। इस सरकार जरूर ठीक है इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, पीठ थपथपाती है, लेकिन उनकी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलता है। मैं गैरसैंण के विषय पे आना चाहूंगा क्योंकि आपका सवाल गैरसैंण का है जी। गैरसैंण को हम उत्तराखंड आंदोलन में, मुझे याद है कि जब हमने भूमि तिलक मार्च राज्य आंदोलन के प्रारंभिक दौर में और राज्य आंदोलन के दौरान पे चलाए गैरसैंण को लेके, तो हमने सदैव एक बात रखी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आधारित राजधानी, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल बेस्ड कैपिटल बननी चाहिए गैरसैंण। ये हमारी शुरू से डिमांड रही। सरकार क्या कर रही है उसको आपको जोशीमठ में दिख रहा है, पूरा का पूरा शहर बर्बादी के कागार पे, और आज जोशीमठ बिल्कुल कब तबाह हो जाए नोबडी नोस। जिस प्रकार से 100 किलोमीटर की नदी के जो आखिरी 50 किलोमीटर के पड़ाव है उसमें 6 बांध बनाने की योजनाएं सरकार ने प्रारंभ कर रखी है, उनसे क्या हालात होने वाले भविष्य में उसको आप समझिए। गैरसैंण इतना पर्यावरण के लिए इतना खूबसूरत स्थान है कि वहां जो रामगंगा निकलती है किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वहां बांझ के जंगलों से निकलती है और उन बांझ के जंगलों को बचाकर वहां से पानी वहां के कई अनगिनत गांवों को मिलता है, नीचे तराई क्षेत्र में जाता है वो पानी। लेकिन हम अभी भी जो योजना बना रहे हैं कि रेल टनल खोल देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना देंगे, लेकिन पर्यावरण पारिस्थितिकी आधारित डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होगा, नोबडी इज डिस्कसिंग दिस। और वो टोटल ब्लैंकनेस मुझे नजर आ रही है और ये दिखाता है कि आपको पहाड़ की ना समझ है, ना गवर्नेंस की समझ आ रही है, ना आपको लोगों के दर्द का पता लग रहा है। भ्रष्टाचार में अभी एक नेता का नाम आ रहा है, बहुत बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, लेकिन उनके पत्र का बहुत बड़ा जिक्र आप कर रहे हैं यहाँ पर। क्या एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से बड़ा हो गया क्या कि उसका पत्र आ गया और उसके पत्र पे नियुक्ति की कार्रवाइयां प्रारंभ हो जाए? पहले वहां भ्रष्टाचार क्यों हो रहा था उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। कौन कौन संलिप्त थे उसके डेप्थ में जाने चाहिए, कौन कौन लोग थे उनके डेप्थ में जाना चाहिए। आज अगर यहाँ बेरोजगार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो बाकी विधानसभा से इतर जो यूकेएसएससी या जो नौकरियां राज्याधीन सेवा योजना की है उसके लिए, तो इसलिए कि इन विधानसभाओं और सचिवालयों के भीतर जो पागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह बोलते हैं, इनको पकड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमारी पुलिस के पास इतनी पावर्स ही नहीं है कि वो जाके उनके गिरफ्तार में कुछ एक्शन ले सके। इट इज द ओनली सीबीआई विच कैन डू इट। एंड ये गवर्नमेंट सीबीआई से डरती है, वो करना नहीं चाहती क्योंकि उसे मालूम है कि ये हाथ मेरे तक पहुंच जाएंगे, इन लोगों तक पहुंच जाएंगे। और ये दिक्कत आ रही है इस समझ को करने के लिए और उसको दबाने के लिए। अब बॉबी पवार जैसे युवाओं पे संगीन धाराओं में मुकदमे पूरा अभियोजन पक्ष ऐसी ताकत लगा दी थी सीएम अदालत में कि इन पे 307 के मुकदमे रोपित कर दिए जाए, पूरी ताकत लगा रखी थी पूरी सरकार ने। ये नहीं था कि नहीं ये युवा है, पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो पत्थरबाज कौन थे, किसने षड्यंत्र रचा, और जो बच्चे सिर्फ बैठे रहे जिनके हाथ में ढेले तक नहीं है उनपे आप 307 जैसे मुकदमे लगा रहे हैं। उन लोगों के जिनके बदौलत
80 लोग जेलों में चले गए और पिछली 15 अगस्त और इस 26 जनवरी को पुलिस पदक मेडल लगा के वही पुलिस वालों ने प्रोन्नति ली है और बड़े अपनी पीठ थपथपाई है। अरे आपको शर्म है तो अपने पुलिस मेडल आप किनारे रखिए और तब आकर बात करिए। इनके जो कार्य है उसकी शाबाशी तो आप लेंगे, लेकिन ये अगर नियमबद्ध कोई और आगे बात करेंगे तो आप लाठियां भाजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे और प्रताड़ित किया जाए। ध्यान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो चरित्र जो है इस सरकार का हमारे को नजर आया है, मैं आपको बताऊं मुलायम सिंह की चरित्र में ये बात कहना चाहता हूँ बड़े दमदार जी। और इस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर बिल्कुल घड़ियाली आंसू या तो बहाए गए या नहीं बहाए गए। आज जो जिस तरीके का उत्तराखंड का बच्चा चाहता है कि व्यवस्था साफ सुथरी हो, उत्तराखंड में ये हो कि ये बच्चे न दक्षिणपंथी है, न वामपंथी है, न ये किसी क्षेत्रीय दल से है, न लेफ्ट टू राइट है, न लेफ्ट टू सेंटर, न राइट टू सेंटर है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। उनका सिर्फ एक है, नौकरी साफ सुथरी तरीके से आयोजित हो, साफ सुथरे ढंग से समय पे प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित हो, उनको नौकरी मिल जाए, वो राज्य की सेवा करें। ध्यानी जी थोड़ा लाठियां दे रहे हैं और इतने संगीन मुकदमे लगा रहे हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जपेंद्र जी। सर मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए बिल्कुल। आप पर आ रहा हूँ, सुनीता जी आ रहा हूँ। बिल्कुल ध्यानी जी ने बहुत विस्तार से सभी पॉइंट टू पॉइंट उस पर चर्चा करी और उन्होंने खुद अपने ही कथन में ये स्वीकार भी करा कि इन बच्चों ने जो 2016 तक या 15 में जो हल्ला बजा था और ये बिल्कुल आज ये प्रदेश के सामने आ गया कि 2012 से लेके 2017 तक जो इस प्रदेश के अंदर हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया, उसका दंश हमारे प्रदेश का युवा आज झेल रहा है। लेकिन जपेंद्र जी उसमें आप पीछे कहाँ रहे हैं? आपने भी तो लाठीचार्ज करवाया और 307 तक की जो खतरनाक धाराएं होती है वो आपने जबरदस्ती लगवाने की कोशिश की है। आप हमें जवाब तो देने दीजिए, जी। और उसके बाद आज देश के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है कि जिसने जब ये सारे मामले निकलकर सामने आए तो सरकार ने, मंत्रियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया और ये बिल्कुल पूरी तरह से कड़ी कार्रवाइयों के तहत ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब तक जो हुआ सो हुआ, भविष्य में इस तरह से नहीं चलेगा। अब आइए आप लाठीचार्ज पर। हमें भी दुख है कि हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, हमारे प्रदेश का भविष्य है, लेकिन उस लाठी चार्ज में आप यकीन मानिए कि सरकार का कोई हाथ नहीं था। वहां देखिए जब किस तरह की घटनाएं होती हैं वहां उपद्रवियों का इस्तेमाल किसने करा? अब सरकार अपने खिलाफ तो उपद्रवियों का इस्तेमाल करेगी नहीं। और वहां पे कहीं से भी लाठी चार्ज का आदेश पारित नहीं हुआ। ऐसे कौन से अधिकारी थे जो किस मानसिकता के तहत काम कर रहे थे कि आपने सर क्या अभी तक अधिकारियों पर, जपेंद्र जी आपने क्या कार्यवाही की? आपने कहा कि लाठी चार्ज का कोई आदेश नहीं था, तो आपने कार्यवाही उन छात्रों के बजाय अधिकारियों पर करना क्यों नहीं उचित समझा? आप सुनिए तो सही, निश्चित तौर पर इंटरनल जांच चल रही है। जो लोग सरकार की छवि को धूमिल करने के दोषी हैं, छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, जिस तरह से पत्थरबाजों का उपयोग किया गया, जिस तरह से पत्थरबाजों का उपयोग किया गया इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, और उसकी आड़ में आपने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। जपेंद्र जी बड़ी बात नहीं, मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि वहां पर लाठी चार्ज का कोई आदेश नहीं था, अधिकारी ने किसके कहने पर लाठी चार्ज चलवाया, जांच का विषय, जांच चल रही है। आपने ये जांच की बात उन छात्रों की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं कही जिनको उठा के थाने बंद करवा दिया, जिन पर 307 जैसी धारा लगवाने की बात कही, उन पे जांच की बात नहीं की आपने? अब आप क्या अधिकारी अगर फंस रहे हैं तो आप बोल रहे जांच चल रही है, तो साहब जांच तो दोनों तरफ चलवाइए ना। अधिकारियों के लिए जांच है, लेकिन वह जो बेरोजगार युवक अपने हक के लिए लड़ रहे थे उनके लिए कोई जांच नहीं है, सीधा 307 की धाराएं हैं, जेल में बंद करवाइए। ये कहां का नियम है जपेंद्र जी? इस पे लगी 307 की धारा बताइए। हाँ, लेकिन जो लोग जपेंद्र जी मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, गलत रास्ते पे गए जपेंद्र जी, समय दीजिए मुझे भी। ध्यानी जी और जपेंद्र जी, आप दोनों को चाहूंगा। सुनीता प्रकाश जी बहुत देर से समय मांग रही हैं। जी सुनीता जी अपनी बात को रखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मनीष जी की बात करना चाहूंगी। देखिए आपने 2001 से 15 तक की यहाँ पे जो ये सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार बच्चों के साथ किया गया है, ये बहुत ही दुखद है। आपको हटाने हैं तो आप सबको हटाइए ना। आपने आधे लोगों को रखा है, आधे लोगों को हटा दिया है, ये कैसे कार्यवाही है? यहाँ पे बिल्कुल जो है सरकार की, मैं
गो निंदा करती हूँ कि ये बच्चे सड़कों पे आए हैं, इनको जल्द से जल्द आप इनकी जो मांगे हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप कुंवर जी की बात पे आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है आलोचना करता है कि केदारनाथ में जो क्या कहते हैं कर्णप्रयाग में ट्रेन जाएगी। आप मुझे बताइए, आप कर्णप्रयाग की बात कर रहे हैं, आप देहरादून की पहले बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि लाठीचार्ज सरकार ने नहीं करवाया है, ये नहीं करवाया। मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ। मेरे ऊपर जब पत्थर चल आए तो देखा पुलिस वाले पत्थर मार रहे थे। मैं एक महिला हूँ, बच्चों के साथ शांतिपूर्वक धरना दे रही थी। अचानक से एक पुलिस वाला है, मेरे बगल के बच्चा चुपचाप बैठा था सुबह से, उसको एक डंडा लगाया, मैं बच गई। उसके बाद पुलिस वाले कोई पत्थरबाजी करते हैं, कैसी आप बात कर रही है? अरे ये हुआ है सर, ये हमने कोर्ट में हमने सबूत दिए हैं सर। आप कहें तो मैं आपको भी दूंगी। आप जज साहब ने ऐसे बच्चों को बेल नहीं दी, आपने तो उनको लंबा पहुंचाने का अच्छा काम किया था। बच्चों का भविष्य खराब करने में आपने कोई भी कुरेज कहीं आपने बिल्कुल उनका भविष्य खराब करने के लिए आपने जो है कोई भी शिकार बिल्कुल नहीं सर। बड़ा आरोप सुनीता जी आप पर बड़ा आरोप लग रहा है। सुनीता जी आप पर बड़ा आरोप, विपक्ष की साजिश थी जिसको नाकाम किया है, ऐसा कहना जपेंद्र जी का। बिल्कुल नहीं, ये जो है बेरोजगार छात्रों का आक्रोश था जो सरकार के ऊपर उठा है। अब क्या विपक्ष जो है बच्चों का साथ नहीं देती क्या? आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाठियों पे उनको पढ़ने देती, उनका भविष्य चौपट होने देती क्या? ये विपक्ष का काम नहीं किया। आप बताइए ना मुझे, आईना दिखाने का साजिशों का बच्चों को शिकार बनाने का प्रयास किया गया। जितेंद्र जी आपको बेरोजगारों ने आईना दिखाया, अच्छा है। चलिए सुनीता जी और जपेंद्र जी, सुनीता जी समय दे दिया गया है, दूसरों को मौका दें। मनीष जी क्या लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो खत है वह कितना कारगर होगा आप लोगों के हित में, बर्खास्त कर्मचारियों के हित में? जी देखिए, जो आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो पत्र लिखा है वो क्यों लिखा है, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हाँ, समय सीमा में रहेंगे मनीष जी, समय सीमा में। बिल्कुल सर, 2000 मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जब 2001 से 2022 तक सब प्रोसेस, भर्ती की प्रोसेस, नियुक्ति की प्रक्रिया विधानसभा में एक जैसी है, तो वो सेलेक्टिव जो अप्रोच है वो क्यों अपनाई गई? आधे कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया और आधे कर्मचारी आज भी विधानसभा के अंदर बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 2017 में जो 2016 में कर्मचारी नियुक्त हुए थे, उन्हें लेकर 2017 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक ये फैसला आ गया था कि जो उनकी नियुक्तियां हैं पूरी तरीके से वैध हैं। तो जिन नियुक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार वैध ठहरा दिया है, तो उन नियुक्तियों को आज एक कोई कमेटी अवैध कैसे कह सकती है? उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक ही विधानसभा में जो कर्मचारी है 2013, 14 और 16 के अंदर नियमित किए जाते हैं 2 साल की सेवा के बाद, 3 साल की सेवा के बाद, 4 साल और 6 साल की सेवा के बाद उन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाता है एक नियमावली के प्रावधानों के तहत। और जो 2016 के उपरांत कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिन्हें लगभग 6 से 7 साल की सर्विसेज जिनकी हो गई हैं, उनका विनियमितीकरण नहीं किया जाता है। तो जो आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ वो पत्र लिखा है। चौथा पॉइंट जो हमारा टर्मिनेशन किया गया था, जो हमारा बर्खास्त किया गया था, उसमें नैसर्गिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस है उसके सिद्धांतों का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया। ना हमें हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी गई, ना हमें कोई शो कॉज नोटिस दिया गया, हमें ये तक नहीं बताया हमारा गुनाह क्या है। सिर्फ एक 4 लाइन का एक पत्र लिखा गया कि आपकी सेवाएं जनहित में तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। तो आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो भेदभाव हमारे संग हुआ है उसको लेकर वो पत्र लिखा है। पांचवा पॉइंट सर, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कोटिया कमेटी जो यहाँ पे बैठी थी, जिसने सब इन्वेस्टिगेशन की है, उसने भी हमारे साथ जो नेचुरल जस्टिस है उसके सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उस कमेटी ने भी एक अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दी कि हमारा पक्ष जान ले और ये बता दे कि भैया आपका गुनाह ये है और आपके खिलाफ हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये कार्रवाई की सिफारिश कर रहे हैं। वहां पर हमारे जो नैसर्गिक न्याय है उनके सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। और साथ ही साथ वो कमेटी, जो कोटिया कमेटी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी थी, जिसने जो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके जजमेंट्स को बाईपास करके उसकी एक लाइन आपकी बात उसको नहीं लिखी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर इनसे दुखी और बिल्कुल मैं समझ गया। दो तरह के मुद्दों को लेकर पत्र लिखा है। विपिन जी 30 सेकंड में बात को कंप्लीट करेंगे, आपको समझ चाहिए था 30 सेकंड का समय। विपिन जी 30 सेकंड लूंगा और मैं बिल्कुल जपेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रहा था, इसलिए मैं समय मांगना चाह रहा था आपसे। अभी मनीष जी से बड़े विनम्र भाव से जपेंद्र भाई ने एक सवाल पूछा, क्या मनीष जी आप नहीं चाहते
कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार दूर हो, क्या आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई है क्या वो गलत है? बिल्कुल मैं जपेंद्र भाई से बोलना चाहता हूं कि आपने इन लोगों पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन जिन लोगों ने ये नियुक्तियां की हैं, जिन लोगों ने कैमरे के सामने आकर इस बात को माना है कि हाँ हमने नियुक्तियां करी हैं, उनको प्रभु आप कब जेल में डालेंगे? वो तो आपकी कैबिनेट के मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े नेता आपके बने बैठे। सर जवाब लेते हैं, सर जवाब विपिन जी जवाब लेते हैं। जपेंद्र जी, प्रेमचंद अग्रवाल पर सीधा सीधा निशाना यहां पर साध रहे हैं, विपिन जी क्या कहेंगे? सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जिस परंपरा को कांग्रेस ने शुरू करा, जब अंतरिम सरकार के बाद 2002 में कांग्रेस की सरकार आई और वहां से जो एक ये गलत परिपाटी स्टार्ट हुई कि विधानसभा अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इस तरह की नियुक्तियों को अंजाम दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के समय में ये प्रकरण निकल के आया, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई स्टार्ट करी कि भाई गलत परिपाटी को चेंज किया जाए, तो उस परंपरा को तो कांग्रेस ने शुरू करा और उसका दर्श जो है सही बात, बिल्कुल आपने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बस ये कांग्रेस की माला जपेंगे बस। जपेंद्र जी इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। सुनीता जी और विपिन जी जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी और विपिन जी जवाब ले रहे हैं, जवाब ले सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी, बड़ा सवाल यह है कि आपने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, अपने मंत्री जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है? और साथ ही जो कर्मचारी को बर्खास्त किया है वह 2000 के बाद के जो कुछ कर्मचारी अभी वहां पर कार्यरत हैं, उनके लिए क्यों ये मानक नियम लागू नहीं होता? चंद्र अग्रवाल जी ने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं करा ना, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस ने शुरू करा था और वहां पे सर कैसी बात कर रहे हैं जपेंद्र जी? उनके कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई हैं, वह कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं, उन पर धोखाधड़ी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो आखिर विधानसभा अध्यक्ष के रहते इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ? कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के तो घोटाले जांच के दायरे में आना चाहिए ना, यह सवाल है विपक्षी पार्टियों का। और ये अभी भी कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, 4 लोग, ये गलत बात है। ये कांग्रेस करना बंद करे। अब ये सीबीआई जांच कब होगी वो बताएं, सीबीआई जांच कब होगी? सीबीआई जांच भी जल्दी होगी और उसमें जल्दी नहीं होगी, आप बताइए मुझे। कलाई आप ही की खुल रही है सर, ये हाकम सिंह आपका है, आरपीएस सिंह आपके हैं, आप ही के बीजेपी के नेता निकल रहे हैं। ये जो शिक्षा का मंदिर है इसका भ्रष्टाचार। चलिए जपेंद्र जी समय सीमा बहुत कम है, अंत में सुनीता जी की जवाब का और के न्यूज़ के दर्शक जानना चाहते हैं कि वह तारीख कौन सी होगी जब सीबीआई जांच होगी पूरे बेरोजगार के मामलों को लेकर। आप तारीख अनाउंस कर दीजिए सर। जी निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ये माना है कि हमें अपने प्रदेश के ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि ठीक है, पहले जो जांच चल रही है उस जांच से संतुष्ट हो जाए और ये यकीन मानिए अगर भारतीय जनता पार्टी उस जांच सीबीआई जांच चाहिए, आपको क्या दिक्कत है सीबीआई जांच में? आप बताइए ना। विपिन जी, सुनीता जी बड़े सुन लीजिए, विपिन जी और सुनीता जी सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अपने ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों में पूरा भरोसा है जो दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम है। चलिए फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस परिचर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज देवभूमि के दंगल में हमने बात की है गैरसैंण में आयोजित होने वाले 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर। वही विपक्ष जो है बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर और एफआईआर को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर जो है